नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इस क्लास में हम आपके एबीएस के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 25 प्रश्न करने जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से ये टॉप 25 संभावित प्रश्न हैं। इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए सभी यहाँ पे क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है और आपको कमेंट करके बताना है कि टॉप 25 में से आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर कितना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या प्रमुख भूमध्य की बात करते हैं। तो जो रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है वह हमारी कौन सी रेखा कहलाती है? वह हमारी कर्क रेखा कहलाती है। सेकंड ऑप्शन सही कर लेना। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य हैं और ग्लोब पर यह पश्चिम से पूर्व की खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, कर्क रेखा, और ये भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 नवंबर, 22 दिसंबर, 22 मार्च या 22 जून को? सभी कमेंट कीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा जो दिन होता है दोस्तों, वह आपका होता है 22 दिसंबर। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन सही कर लेना। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। इस दिन क्या होता है, सूर्य अपने अधिकतम दक्षिणी बिंदु अर्थात मकर वृत्त पर पहुंचता है और उत्तरी गोलार्ध के देशों में 10 साढ़े 10 घंटे का दिन होता है और 13.5 घंटे की रात हो जाती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर के साल का सबसे छोटा दिन होता है। अगला, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत की अगर बात करते हैं तो 22 दिसंबर। पहला प्रश्न हमारा क्या था यहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में। अगर प्रश्न आता है कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो भी आपका जवाब होना चाहिए 22 दिसंबर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है, शीत अयनांत कहते हैं इसे, इस समय को, इस स्थिति को। और इस समय दक्षिण गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी और रात की अवधि छोटी होती है। सूर्य के दक्षिणायन होने का अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में उन्मुख होने की प्रक्रिया 23 दिसंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है, जिससे दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े व रातें छोटी होने लगती हैं। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठीक विपरीत स्थिति होती है। 22 दिसंबर के उपरांत 21 मार्च तक पुनः सूर्य विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है तथा दक्षिण गोलार्ध में धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति हो जाती है। तो भारत में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ये कन्फ्यूजन होता है ना, इसलिए प्रत्येक प्रश्न पर आपका क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होता है वह कब होता है? सभी लोग कमेंट कीजिए। वह होता है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है, उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछा जाए। ठीक है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर देखा जाए सबसे बड़ा 21 जून को और दक्षिणी में 22 दिसंबर को। ये दोनों चीज़ें नोट कर लेना है। और केवल 21 मार्च और 30 सितंबर को अर्थात बसंत विषुवत, शरद विषुवत को समस्त भूमंडल के में दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये भी चीज़ें नोट कर लेना है। और क्या हमें समझ लेना है, 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े, रातें छोटी होती हैं। और वहीं पे 22 मार्च से 23 सितंबर का उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। तो दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध आपने समझ लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? सभी लोग बताइए, हमने आपको बताया भी है। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का जो सबसे लंबा दिन होता है वह होता है 21 जून। सेकंड ऑप्शन सही कर लेना है। और इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा गया है? पृथ्वी, शुक्र, शनि या इनमें से कोई नहीं? सभी बताइए। दोस्तों, लाल ग्रह जो कहा गया है वह आपके कहा गया मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा गया है। लेकिन मंगल ग्रह जब ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन को हम चयन करेंगे। अगर मंगल ऑप्शन रहेगा तो मंगल करना है, नहीं तो नॉन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं।
देखिए, मंगल ग्रह की मिट्टी में उपस्थित फेरिक ऑक्साइड है, इससे इसका रंग लाल होता है और इसी कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। मंगल ग्रह के पास केवल 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसको भी आपको नोट कर लेना है। अगला, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा की खाई, एलेंटियन खाई, एटाकामा खाई या तिजाड़ की खाई? नोट कर लीजिएगा दोस्तों। हिंद महासागर की जो सबसे गहरी खाई जो कहलाती है वह आपकी जावा की खाई कहलाती है। किसकी खाई? जावा की खाई। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जावा की खाई है। इसे सुंडा के नाम से भी जाना जाता है। सुंडा या जावा गर्त हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। गर्त या खाई महासागरीय नितल के काफ़ी नीचे मिलती है। इसकी स्थिति सर्वत्र एक जैसी न होकर अलग अलग मिलती है और इनकी जो उत्पत्ति है वह विवर्तनिक क्रियाओं के फलस्वरूप होती है। सुंडा गर्त की गहराई 77-25 मीटर है, जो कि हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कायंत्री शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमर या चूना पत्थर? तो आप सभी लोग जानते हैं, यानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि कायंत्री शैल का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वह हमारा संगमरमर होता है। और ये हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। दोस्तों, जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप के तत्व मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें क्या होती हैं? रूपांतरित हो जाती हैं और इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर संगमरमर अर्थात मार्बल में परिवर्तित हो जाता है। और चूना पत्थर अवसादी तलछटी परतदार चट्टाने का उदाहरण कहलाता है और संगमरमर जिसका रूपांतरित रूप होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेफाइट? सभी कमेंट कीजिएगा। इनमें से जो आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल कहलाता है, वह आपका बेसाल्ट कहलाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण यहाँ पे बेसाल्ट कहलाया जाता है। ठीक है। और भी आपके हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिग्मेटाइट, ये तीनों हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान जो होती है वह कौन सी होती है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं? तो पिघली हुई मैग्मा से जो निर्मित चट्टान होती है वह हमारी आग्नेय चट्टान कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा के बाहर आने को ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को मैग्मा कहा जाता है और जब मैग्मा बाहर आता है, जब ये ठंडा हो जाता है, इसके पश्चात आग्नेय शैल का निर्माण होता है और इन्हीं शैलों से ताप दाप अपरदन की क्रिया द्वारा रूपांतरित एवं अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपका, स्लेक्टाइड एवं स्लेक्माइड में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या सोडियम कार्बोनेट का होता है? स्लेक्टाइड एवं स्लेक्माइड में जो निक्षेपण होता है वह आपके कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। सी वाला ऑप्शन सही कर लेना। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बॉक्साइट, मैग्नीज, सिलिका या आयरन शामिल होता है? तो आप सभी लोग लगभग जानते हैं कि पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसमें मुख्य रूप से जो हमारा शामिल होता है वह क्या होता है? सभी लोग बताइए। तो उसमें आपका मुख्य रूप से जो है सिलिका शामिल होती है। जी हाँ दोस्तों, सिलिका खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है। सिलिका मुख्यतः क्रिस्टली जैसे क्वार्ट्ज, गुप्त क्रिस्टली जैसे चाल्सीडानी, फ्लिंट तथा अक्रिस्टली जैसे ओपल के रूप में यह पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बेसाल्ट, लोकोलिथ, लावा या मैग्मा? सभी लोग बताइए। देखिए, लावा तो निकलता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा निकलता है और जब लावा ठंडा हो जाता है तो पिघले हुए जब पृथ्वी तल से नीचे पिघला हुआ पत्थर को क्या कहा जाता है? तो पिघला हुआ पत्थर को मैग्मा कहते हैं। जो लावा से निकलता है वो तली में जमा हो जाता है, वो मैग्मा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है ऑलरेडी।
प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? जिंक, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। सभी कमेंट कीजिए। दोस्तों, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला धातु होता है वह आपका एल्यूमिनियम धातु होता है। कौन सा धातु होता है? एल्यूमिनियम। दोस्तों, आप जानते हैं कि पृथ्वी के रासायनिक संरचना के आधार पर 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला भूपर्पटी क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड। भूपर्पटी का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है। इसे सियाल परत भी कहा जाता है। जबकि मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। इस परत को सीमा भी कहा जाता है। और क्रोड का निर्माण निकेल और लोहा से बना है, अतः इस परत को नीफे का ही कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको स्फीयर कहा जाता है, पपड़ी कहा जाता है, आवरण कहा जाता है या केंद्र कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, सभी कमेंट करते रहिएगा। कमेंट बॉक्स आपका लेडी बना है, टीटी एग्जाम को फतेह करना है। आपका एक एक कमेंट फीडबैक शुरोपरि है, शुरमान है। तो पृथ्वी की सबसे बाहर की जो परत होती है, बाहरी परत होती है, वह हमारी कहलाती पपड़ी, जिसे हमने जाना। पपड़ी, मेंटल और क्रोड, ये 3 परतें होती हैं। वो परपटी या क्रस्ट भूविज्ञान में इसे पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपर की ठोस परत को कहते हैं। जिस सामग्री का यह बना होता है, इसके नीचे भूप्रवार या मेंटल कहलाई जाने वाली परत जो रासायनिक तौर पर भिन्न होती है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, चंद्रमा, कुछ अन्य खगोलीय पिंडों में भूपटल ज़्यादातर ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से बना होता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी लगभग गोलाकार गेंद की भांति दिखाई देती है। इस गोलाकार पृथ्वी के परपटी की संतरे के छिलके की तुलना की जा सकती है। मोटाई के आधार पर यह सबसे पतली परत है। उसकी औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर मानी जाती है। अगला प्रश्न है, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनमें से क्या बनता है? क्वार्टजाइट बनता है, नाइस बनता है, संगमरमर बनता है या स्लेट बनता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो फिर क्या बनती हैं? वह नाइस बनती है। जब ग्रेफाइट चट्टानें जो होती हैं रूपांतरित होकर क्या बनती हैं? नाइस बनती है। ठीक है, आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर है, जियोलाइट क्या होता है? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिए। जियोलाइट, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड को जियोलाइट कहते हैं। हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट को, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को, सोडियम टेट्राबोरेट को कहा जाता है। तो जियोलाइट क्या है दोस्तों? तो ये जो जियोलाइट है आपका हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट को ही जियोलाइट कहा जाता है। जियोलाइट एक प्रकार का धातु होता है जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकली चट्टानों की कंदराओं में यह पाई जाती है। वास्तव में हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम एक सिलिकेट है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला है, संगमरमर खालिस्तान की एक कायांतरित चट्टान है। तो संगमरमर जो है आपके सैंडस्टोन की कायांतरित चट्टान है, चूने के पत्थर की कायांतरित चट्टान है, ग्रेनाइट की या मिट्टी की कायांतरित एक चट्टान है। तो संगमरमर जो है दोस्तों ये चूने के पत्थर की एक कायांतरित चट्टान है। देखिए, जब विस्फोट होता है लावा में, जब विस्फोट होता है तो लावा निकलता है, लावा से मैग्मा निकलता है। और चूने के पत्थर जो होते हैं उस पर जब मैग्मा जो जमा हो जाता है ये हमारा संगमरमर बन जाता है। तो किसका कायांतरित रूप चट्टान हमारा संगमरमर है? चूने का पत्थर। भी ऑप्शन को सही कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो। तो आप सभी लोग जानते हैं इनमें से जो हमारा आग्नेय शैल है वह आपका ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गैब्रो है। ये तीनों हमारी आग्नेय शैलें हैं, आग्नेय चट्टान। लेकिन डोलोमाइट आपकी आग्नेय चट्टान नहीं। ठीक है, डोलोमाइट क्या है दोस्तों? तो डोलोमाइट एक आपकी आग्नेय न होके ये आपकी एक अवसादी चट्टान कहलाती है। जी हाँ, जो आपका डोलोमाइट है ये आपका एक अवसादी चट्टान कहलाती है। बाकी ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो ये तीनों आपके आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं।
अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? कायांतरित है, अवसादी है, आग्नेय है या हेलाइट है? तो आप सभी लोग जानते हैं ग्रेनाइट जिस प्रकार की शैल कहलाती है वह आग्नेय कहलाती है। तो दोनों प्रकार से घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हर टाइप से हम प्रश्न कर रहे हैं ताकि कोई भी टॉपिक से प्रश्न न छूटे और आपका सिलेक्शन न छूटे। दोस्तों अगला प्रश्न है, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के सेलों का निर्माण होता है? कायांतरित सेल, अवसादी सेल, आग्नेय सेल या हेलाइट की सेल की बात करते हैं। तो मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर जिस प्रकार की सेल का निर्माण होता है वही हमारी आग्नेय सेल, आग्नेय चट्टान कहलाती है। यहाँ पे हम सी ऑप्शन को सही कर लेते हैं। और अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न, न्यारा सा प्रश्न है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है, इनमें से कौन सी अवसादी सेल है? सेल, नाइट, स्लेट, संगमरमर, सभी लोग बताइए। अब देखिए अवसादी सेल की बात करते हैं। अभी तक हमने आग्नेय की बात की, अब हम अवसादी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने डोलोमाइट बताया था वो भी आपका अवसादी सेल का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसी प्रकार सेल, तो अवसादी सेल क्या है? एक सेल है। मतलब पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से अवसादी चट्टानें निर्मित होती है और इन पुनर्निर्मित चट्टानों में परतों का विकास होने के कारण इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं और इनके निर्माण में जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है। भूपर्पटी के 75% भाग पर अवसादी चट्टानों में सैल, चूना पत्थर, आपके कांग्लोमरेट आदि आते हैं। तो सैल की भी बात करते हैं। ठीक है, अवसादी चट्टानों में सैल, चूना पत्थर, तो ये जो आपका हमारा सैल ऑप्शन दिया गया था, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला, संगमरमर किस प्रकार की सैल है? घूम फिरा के प्रश्न वही है लेकिन उत्तर बदल जाता है। संगमरमर जो है किस प्रकार की सेल है? कायांतरित, आग्नेय, अवसादी, हेलेटाइट, हेलाइट की बात करते हैं। तो संगमरमर हम आपको 2-3 प्रकार से बता चुके हैं। तो संगमरमर जो है जिस प्रकार की चट्टान कहलाती है वह हमारी कायांतरित कहलाती है। कायांतित सेल किससे बनता है भैया? कायांतित सेल उच्च तापमान, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से एवं ऊंचे ताप की वाष्प व जल से रासायनिक क्रिया से आग्नेय और अवसादी सेलों के मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बनी चट्टानें कायांतित चट्टानें कहलाती हैं। इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है। इन चट्टानों में कठोरता, दृढ़ता भी सर्वाधिक होती है। सेलों में संगमरमर, अभ्रक, हीरा, क्वार्टजाइट आदि पाए जाते हैं, जबकि आग्नेय का उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, आपका डायोराइट, गैब्रो और पिचस्टोन है। तो दोनों चीज़ें आपने समझ लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों रिक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता नापी जाती है? ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, चक्रवात। तो रिक्टर पैमाने से जिसकी तीव्रता नापी जाती है वह हमारा कहलाता है भूकंप। और पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने आपको इसके बारे में डिटेल के साथ बताया भी था कि 0 से 9 तक यहाँ पे अंकित होते हैं। प्रत्येक जो अगला अंक होता है उससे जब 10 गुना भूकंप होता है तब अगले अंक पर वह आता है। यानी 0 से अगर 1 जाना है तो उससे 10 गुना भूकंप होगा। जब 1 से 2 जाएंगे तो 1 में जितना भूकंप आएगा उससे 10 गुना जब भूकंप होगा तब यह अंक 2 में आता है। इस प्रकार ये रिक्टर पैमाने में अंकित होते हैं। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भूकंप मापा जाता है तो भूकंप किससे नापा जाता है? रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। डी ऑप्शन को सही कर लेंगे। और ये आपका मॉक क्वेश्चन दिया जा रहा है। टॉप 25 के बाद कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी, चक्रवात। यह आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। ईवीएस इतना पार्ट मुश्किल नहीं होता, इतना हार्ड भी नहीं होता जितना हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो टीटी एग्जाम को फतेह करना है तो 25 में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।